10 वर्षों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार हाल फिलहाल देख रहे हैं। वैसे तो बहनों भाइयों, आजादी के 67 वर्षों में 55 वर्षों तक लगातार हुकूमत इस हिंदुस्तान में किसी एक पार्टी की रही है तो कांग्रेस की रही है। 55 वर्षों का समय किसी देश की तकदीर को बनाने के लिए कोई कम समय नहीं होता। और इन 55 वर्षों में लगातार 40 वर्षों से अधिक समय तक हुकूमत यदि किसी की रही है तो एक परिवार की हुकूमत रही है। लेकिन विडंबना यह है कि आज दुनिया के देशों की जब गणना होती है तो चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से जो दूसरा सबसे बड़ा देश इस दुनिया में भारत माना जाता है, वह भारत हमारा गरीब देशों में गिना जाता है। भ्रष्टाचार के मामले में भी कहा जाता है कि भारत के अंदर सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। यह हालत भारत की बनी हुई है। सोनिया जी, देश की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती है कि 55 वर्षों तक लगातार आपकी पार्टी की हुकूमत रहने के बावजूद हमारा भारत यह दुनिया का धनवान देश नहीं बन पाया, तो अभी आपको भारत को दुनिया का धनवान देश बनाने के लिए आपकी पार्टी को कितना समय चाहिए? देश की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती है। अजीबोगरीब हालात हो गए। दिल्ली में 15 वर्षों से कांग्रेस की सरकार, इधर भी 10 वर्षों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार, और केंद्र में और राज्यों में यह दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार रहती है। तो बहनों भाइयों, राज्य सरकार को विकास कार्य करने में विशेष सुविधा रहती है। धन की कमी नहीं पड़ती है, पैसे की कमी नहीं पड़ती है। उसके बावजूद शीलाजी दीक्षित इस दिल्ली का जैसा विकास करना चाहिए वह नहीं कर पाएंगे। छोड़ दीजिए चमचमाती हुई सड़कों की बात, छोड़ दीजिए बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की बात, लेकिन हम केवल इसे ही दिल्ली नहीं कहते हैं। दिल्ली में गांव भी हैं, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, दिल्ली में दूसरे राज्यों से आए हुए प्रवासी भी दिल्ली में हैं। यदि सचमुच हम दिल्ली राज्य का विकास करना चाहते हैं तो सभी की चिंता करनी होगी, तभी जाकर जो हम दिल्ली का विकास कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। विकास जब सभी का होगा तभी दिल्ली राज्य का ही विकास होगा। लेकिन आज भी दिल्ली में 40% से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको कि पानी, पीने लायक पानी तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बिजली की हालत कितनी बदतर है, मुझसे बेहतर यदि कोई जानता है तो आप लोग जानते हैं। सड़कों की हालत, मैं अभी गाड़ी से आ रहा था तब मैंने देखा तो हमारे साथ बैठे हुए श्याम याजू ने कहा, साहब यह दिल्ली की ऐसी हालत है। बाहर से लोग सोचते होंगे कि भारत जैसे 125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की राजधानी दिल्ली, यह कितनी खूबसूरत दिल्ली होगी। लेकिन आज दिल्ली के अंदर यदि घुसकर कोई देखे तो निष्नतीजे पर पहुंचेगा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक हुकूमत करने के बाद भी दिल्ली की कैसी हालत बना रखी है। और सारा देश बहनों भाइयों इस समय तो परिवर्तन के मूड में आ चुका है। केवल दिल्ली में ही परिवर्तन की बयार नहीं चल रही है, सारे हिंदुस्तान में इस समय परिवर्तन की बयार चल रही है। लोग चाहते हैं परिवर्तन होना चाहिए, और आपने देखा बहुत सोच समझकर, नाप तौल कर तब हम लोगों ने यहां मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट करने का काम किया। मैं मानता हूं कि बहुत सारे नए लोगों को डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन यहां पर दिल्ली की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जो काम किया है वह गरीबों की भलाई का काम किया है। पोलियो मुक्त केवल दिल्ली राज्य ही नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को पोलियो से मुक्त बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो आपके नेता डॉक्टर हर्षवर्धन का योगदान। हम लोगों ने विचार करने के बाद यही फैसला किया कि ऐसे संवेदनशील नेता को उनके हाथों में ही इस दिल्ली राज्य की बागडोर दी जानी चाहिए, इसीलिए उन्हें खड़ा किया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे मोहन सिंह बिष्ट हो, चाहे जगदीश प्रधान हो, इनके लिए कमल के फूल का बटन दबाकर जब आप वोट करेंगे तो केवल ये दोनों ही विधायक नहीं बनेंगे, बल्कि डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है वह नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आजकल की हालत कुछ अजीबोगरीब हो गई।
इस समय देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली। बहनों भाइयों, मैं 5 राज्यों में 50 से अधिक सभाएं कर चुका हूं। दिल्ली में तो 2-3 सभाएं पहले की थी, 2-3 सभाएं आ, लेकिन जनता का मूड देखने के बाद, और केवल जनता का मूड देखने के बाद नहीं, आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर जो सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट आई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट, अब उससे यह बात पूरी तरह से साबित हो गई है कि 5 राज्यों में 4 राज्यों में किसी की सरकार बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्यों लोग भारतीय जनता पार्टी को आज पसंद कर रहे हैं? इसलिए पसंद कर रहे हैं, मैं केवल आपको एक समीक्षा करने वाली, अध्ययन करने वाली एक टीम है अंतर्राष्ट्रीय, उस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है। हिंदुस्तान में सरकार चलाने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों की कामकाज की समीक्षा करने के बाद उस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरा यह कहना है कि आप उस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की बातों पर ही विश्वास मत कीजिए। आज आप सब तो महंगाई के संकट से जूझ रहे हैं। इस सच्चाई को तो कोई नकार नहीं सकता है कि इस समय देश महंगाई के संकट से कैसे जूझ रहा है। सभी जूझ रहे हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत में हर चीज की कीमत बढ़ी है। कीमत यदि घटी है तो आम इंसान की जिंदगी की कीमत घटी है, नहीं तो हर चीज की कीमत बढ़ी है। यह हालत है। क्यों महंगाई बढ़ रही है? सोनिया जी महंगाई के सवाल पर एक लफ्ज भी नहीं बोलना गवारा करती। एक लफ्ज भी नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्यों महंगाई बढ़ रही है? कम से कम देश की जनता को यह तो बतलाइए। लेकिन बहनों भाइयों, आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपको अच्छी तरह से बात की जानकारी होगी, जब जब कांग्रेस आई है तब तब महंगाई बढ़ी है। स्वतंत्र भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, लेकिन कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में यदि किसी भारत माता के लाल ने सफलता प्राप्त की है तो भारत माता के लाल का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने लगातार 6 वर्ष दुनिया की सारी ताकतें अटल जी को चेतावनी दे रही थी। यदि आपने राजस्थान में परमाणु बमों का धमाका कर परमाणु परीक्षण का काम यह किया और सारी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराने की आपने कोशिश की, तो अटल जी याद रखिएगा, दुनिया के धनवान देशों के द्वारा जो भारत को आर्थिक मदद अब तक मिलती रही है, वह आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाएगी। भारत कंगाल हो जाएगा, भारत बेहाल हो जाएगा। लेकिन इस स्वाभिमानी भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, ऐ दुनिया वालों, यदि तुम आर्थिक मदद देना भारत को बंद करना चाहते हो तो बंद कर दो। और अपने वैज्ञानिकों से कहा, ऐ मेरे वैज्ञानिकों, जाओ, दुनिया की चिंता मत करो, राजस्थान की वीर भूमि पोखरण पर जितने बमों का धमाका करना चाहते हो उतने बमों का धमाका कर अपने परमाणु परीक्षण का काम किया। बहनों भाइयों, दुनिया की सारी आर्थिक ताकतें भारत को मदद करना बंद कर दिया। एक भी कौड़ी दुनिया के देशों के द्वारा भारत में आना मुश्किल हो गया। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, देश आपसे जानना चाहता है क्या कारण है? सारी अनुकूलता होने के बावजूद महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। हालत तो यह हो गई है बहनों भाइयों कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस चीज पर हाथ रख दें वह गायब हो जाता है। आलू पर हाथ रख दें, आलू गायब। प्याज पर हाथ रख दें, प्याज गायब। सब तो सब कोयले के फाइल पर हाथ रख दें, कोयला की फाइल गायब। यह हालत है। एक बार एक गांव की बूढ़ी थी, उसके पीठ में बहुत दर्द थी।
वो प्रधानमंत्री के पास एक दरखास्त लेकर गए। प्रधानमंत्री जी ने दरखास्त को देखा और अपने निजी सचिव को कहा इसे 50,000 रुपया दे दो। फिर भी गुड़िया जमी रही, हटी नहीं। तो उन्होंने पूछा कि गुड़िया और क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? वो चुप रही। तो सोचा उन्होंने कि इसे कुछ और चाहिए। तो उन्होंने कहा 50,000 रुपया और दे। फिर भी नहीं हटी। फिर पूछा तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, हमको तो बतलाया गया है कि आपकी सरकार ऐसी सरकार है कि जिसके ऊपर हाथ रख दे वो गायब हो जाता है। तो हमारी पीठ में भी बहुत दर्द है, मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए, मेरे पीठ का दर्द गायब हो जाएगा। इसलिए अजीबो गरीब हालत हो गई। और हम लोगों ने जो सब सरकार चलाई थी इसमें पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हो गए। यहाँ पर मैं आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहता। जानते होंगे भारत ही नहीं दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था यदि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हिंदुस्तान में ऐसी ही चलती रही तो 2020 आते आते भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री राजनाथ सिंह जिंदाबाद। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने कितनी ताकत हासिल कर ली थी कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सारी दुनिया में भारत की एक साख, भारत की एक शान बढ़ गई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों को जानकारी होगी, 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे और भारत आने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों के संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए अंग्रेजी में एक वाक्य उन्होंने कहा था कि भारत इज नॉट इमर्जिंग बट भारत हैज इमर्ज्ड। पर भारत केवल खड़ा ही नहीं हो रहा है बल्कि अब भारत खड़ा हो गया है, यह विश्वास मजबूत बन नहीं रहा है, मजबूत बन गया है, यह कहने का उनका भाव था। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि 2004 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी के साथ मजबूत हुई थी, ताकतवर हुई थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहनों भाइयों भारत की बिल्कुल साख विश्वसनीयता इस कांग्रेस की हुकूमत ने पूरी तरह से समाप्त कर दी। और मैं तो कहना चाहता हूं कि सचमुच इस आजाद भारत में 55 वर्षों तक लगातार हुकूमत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देशवासियों के हौसले को तोड़ दिया है। जनता का जब हौसला टूट जाता है बहनों भाइयों, छोटी सी छोटी चुनौतियों का भी वो मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन यदि इंसान हो अथवा पूरा समाज हो, उसका हौसला बुलंद रहता है तो चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उस पर विजय हासिल करने में उसे कामयाबी मिलती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जिस हौसले को तोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने, उस हौसले को यदि पुनः कोई कायम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुकी है। बड़े बड़े नेताओं के, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कभी यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर, कभी यह कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी जहरीली पार्टी, कभी यह कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी चोर। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुस्तान की प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी, हम संसद के दोनों सदनों में एक विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सरकार के खजाने में जमा है, बहनों भाइयों हम तो उसकी चौकीदारी कर रहे हैं, हम उसकी पहरेदारी कर रहे हैं विपक्ष की, विपक्षी पार्टी के लिए। हम चोर कैसे हो सकते हैं? विपक्षी दल में रहते हुए चोरी करने की संभावनाएं कांग्रेस के दोस्तों नहीं रहती है। चोरी करने की संभावनाएं रहती है तो सरकार में बने रहने पर ही चोरी करने की संभावनाएं होती है। अब भारतीय जनता पार्टी को चोर कैसे करें? सोनिया जी ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जहरीली है। क्या हम जनता के बीच यदि महंगाई की बात करते हैं इसलिए हम जहरीले होते हैं? क्या हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं इसलिए हम जहरीले होते हैं? क्या जब हम ये कहते हैं कि आपके रहते देश की सीमाएं सिकुड़ी हैं तो इस कारण हम जहरीले हो गए? कहां हमने जहर उगला?
जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बीमार होने पर डिप्रेशन में चला जाता है, तो अनाप शनाप जो मन में आता है बोलता है, वही हालत आज कांग्रेस पार्टी की हो गई। हम जहरीले हो गए। लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एक लफ्ज भी नहीं बोलती है। अब भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में कभी भी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ है जितना कि इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार किया है। यह हालत इन लोगों की, और सब तो सब हम देशवासियों के मान सम्मान स्वाभिमान पर भी चोट पहुंचाई। आप कहेंगे कैसे? दुनिया के छोटे छोटे देश भारत की बात सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। मालदीव दुनिया का एक छोटा सा देश है, भारत की बात सुनता नहीं है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। बहनों भाइयों, आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान के सेना के जवान आते हैं, भारत की सीमा में घुस जाते हैं, भारत के सेना के जवानों की हत्या करके वापस चले जाते हैं। और एक बार तो हमारे 2 सेना के जवानों की हत्या कर दी, और एक सेना के जवान की हत्या करने के बाद उसके 100 को कुचल डाला, और दूसरे सेना के जवान का सिर धड़ से अलग कर वो सिर अपने साथ ले गए। फिर भी प्रधानमंत्री जी आप चुप्पी साधे बैठे। सोनिया जी आपने भी एक लफ्ज कुछ नहीं कहा, हाथ पर हाथ धरे बैठे। क्या हमारे भारत के सेना के जवानों को इतना कमजोर समझते हैं आप? बहनों भाइयों, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय सारी दुनिया ने भारत के शौर्य और पराक्रम को देखा है, भारत के सेना के जवानों को के शौर्य और पराक्रम को देखा है। अरे प्रधानमंत्री जी, बार बार हमारे सेना के जवानों का हाथ बांधने की कोशिश मत करो। एक बार हमारे सेना के जवानों को खुला हाथ छोड़ दो। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश करे। बहनों भाइयों, देश संकट के भंवर में फंसा हुआ है। इस देश को बचा सकता है कोई तो केवल नेता नहीं बचा सकता है, बचा सकता है कोई तो केवल हिंदुस्तान की जनता बचा सकती है। आपका फैसला इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि मोहन सिंह बिष्ट और जगदीश प्रधान से हमारे रिश्ते कैसे, क्योंकि चाहे मोहन सिंह बिष्ट हो अथवा जगदीश प्रधान हो अथवा कोई भी वह देश नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी यदि राजनीति करती है तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। वोटों का फैसला बहनों भाइयों होना चाहिए तो देश के लिए होना चाहिए कि देश का भविष्य, देश की तकदीर कौन सी राजनीतिक पार्टी बना सकती है, इस आधार पर फैसला होना चाहिए। शीला जी से पूछिए, इतने दिनों सरकार किया क्या आपने? मुझे तो ये बतलाया गया कि मुस्तफाबाद में शायद कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक नहीं है। ये सच्चाई है क्या? यह हालत कोई नहीं है। बिजली तो मैंने पहले ही बताया, बिजली की हालत कितनी खराब है। थके हारे आप शाम को घरों में जाते होंगे, रात को घरों में जाते होंगे, और आदमी थक जाता है तो वैसे ही आंख की रोशनी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। और जब थके हारे आप जाते होंगे, बिजली रहती नहीं होगी, तो न तो आप घरवाली का चेहरा देख पाते होंगे, न घरवाली आपका चेहरा देख पाती होगी। यह हालत रेट के बारे में तो अभी इन्होंने मोहन सिंह बिष्ट ने बताया। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग बहनों भाइयों कि हम लोगों ने जो कुछ भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है अक्षरशः उसको पूरा करेंगे। और जहां जहां भी हमारे चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां भी हमारी सरकारें बनी, अपने सभी लोगों को मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिवर्ष हर राज्य सरकारों के कामकाज की समीक्षा कराई जाएगी और यह देखा जाएगा कि हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी बराबर भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी। और यहां भी आज की प्रेस वार्ता में भी, हमारी प्रेस वार्ता थी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, वहां पर भी मैंने यह बात कही कि मैं उसकी समीक्षा कराऊंगा। और मैं बताना चाहता हूं, आज तक जब भी हमारी सरकार रही है, जो भी चुनावी घोषणा पत्र में हमने वादे किए हैं, अक्षरशः अपने वादों को हमने पूरा किया है।
हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो सकता, और कथनी और करनी में अंतर पैदा करके इसी कांग्रेस ने इस देश में एक विश्वास का संकट पैदा किया है, और इस विश्वास के संकट को हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए समाज के सभी वर्गों से मैं अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, देश का भविष्य बनाने के लिए आप सबका भारतीय जनता पार्टी को समर्थन चाहिए। और अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बराबर भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर कांग्रेस ने आपका वोट हासिल किया है, आपका समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। और आज भी सोनिया जी बार बार कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट रही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाली पार्टी इस हिंदुस्तान में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। जब जब चुनाव आता है तब तक मुस्लिम समाज के मन के अंदर भय पैदा करके वोट हासिल किया जाता। सोनिया जी 4 साल कुछ नहीं बोली, अब बोल रही भारतीय जनता पार्टी बहुत समाज को बांट कर काम करती है, समाज को बांटने वाली पार्टी है। बहनों भाइयों, हमने कब समाज को बांटा है? कोई बतला दे। हमारी राज्य सरकारें जहां चल रही हैं वहां दंगा हुआ हो? क्या गुजरात में एक दंगा 12 वर्षों में एक दंगा हो गया? उसके लिए हम समाज को बांटने वाले हो गए? दंगा चाहे जहां भी हो, जिस रूप में हो, चाहे जब भी हो, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, वह दुर्भाग्यपूर्ण होता है। दंगे को हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम उसे न्याय संगत नहीं कह सकते। उसकी सभी को आलोचना करनी चाहिए, हम लोग भी आलोचना करते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, यही 1969 में उसी गुजरात में दंगा हुआ था, कई मस्जिद मजार जला दिए गए थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। तब तो किसी ने उन्हें मौत का सौदागर नहीं कहा था, उनका नाम था ईतन देसाई, मुख्यमंत्री का किसी ने नहीं कहा। इतना ही नहीं, असम में नेल्ली नामक स्थान पर 1983 में 5 घंटे के अंदर 5000 लोगों की जानें गई थी, और मिस्टर सैकिया उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको तो सोनिया जी किसी कांग्रेस के नेता ने मौत का सौदागर नहीं कहा। यही समाजवादी पार्टी, बगल का राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, 1.5 वर्षों के अंदर वहां 100 से अधिक सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई, उन्हें तो किसी ने नहीं कहा मौत का सौदागर। वह तो समाज को बांटने वाले लोग नहीं है। हम कैसे समझें? हमें क्यों कहा जाता है कि हम समाज को बांटने वाले? बहनों भाइयों, हकीकत यह है कि इस हिंदुस्तान में समाज को जोड़कर चलने वाली यदि कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है।